शालोम बहन, डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हमारे डायलॉग मंच का मोटिव है कि यूथ को एक राइट डायरेक्शन देना और साथ ही उसको मोटिवेशन देना। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ एक यूथ स्टार और शिखा शर्मा मैम हमसे जुड़ी हैं। मैं पहले आपको मैम का परिचय दे दूं, फिर हम लोग डायलॉग स्टार्ट करेंगे डायलॉग मंच के माध्यम से। मैम का परिचय 2014 हिमाचल प्रदेश का जो पीसीएस एग्जाम होता है उसकी टॉपर रही हैं और साथ ही 2 बार मैम ने सिविल सेवा परीक्षा यानी कि आईएएस की परीक्षा को पास किया है। वर्तमान में मैम आईआरएस के रूप में कार्यरत हैं, आईटी डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। मैम ने दोस्तों एक किताब भी लिखी है हिमाचल प्रदेश के ऊपर, पूरा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के ऊपर। हम किताब पर भी बात करेंगे, लेकिन मैम का थोड़ा सा मैं आपको एजुकेशन की बैकग्राउंड भी बता दूं ताकि आपको पता चलेगा कि मैम ने अपनी पढ़ाई कितने स्तर तक की है। मैम ने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन जो किया है वो मेडिकल में किया है, शिमला से किया है। इसके बाद मैम ने 2 यानी कि डबल एमए किया है, एक तो आपका पब्लिक एड से और दूसरा आपका हिस्ट्री से। तो आप समझ सकते हैं कि कितने अचीवमेंट मैम ने लिए और आज कितने बड़े पर्सनैलिटी हमारे साथ जुड़ी है। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है डायलॉग मंच में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैम, मैं पहला प्रश्न तो यही आपसे करना चाहूंगा कि इतना सब जी आपने पढ़ा और आज भी आप देखें कि आप जॉब भी कर रही हैं, 2 बार आपने सिविल सर्विस एग्जाम को पास भी किया, हिमाचल प्रदेश की आप टॉपर भी रही हैं, पीएससी की टॉपर भी रही हैं। इसके अलावा डबल एमए किया, फिर आपने मेडिकल साइंस से किया और मेडिकल साइंस से करने के बाद फिर आप आर्ट्स बैकग्राउंड में यानी कि पब एड और हिस्ट्री से आपने एमए किया। इतना सब मैनेज कैसे किया मैम? ऊपर से किताब भी आपने लिख दी। तो मैम इतना सब मैनेज करना बड़ा टफ कार्य, साथ में परिवार को साथ लेके चलना। जी। थैंक यू निकुंज जी। निकुंज जी, मैं इसके लिए कहना चाहूंगी कि कोई भी चीजें बहुत सारी चीजें करना भी बहुत मुश्किल नहीं होता। जी हमारे अंदर सिर्फ एक जज्बा होना चाहिए। जी मुझे जहां पे बुलाया जाता है, मैं सबको एक जो कोट है, जो मेरा फेवरेट कोट है, मैं उसे हमेशा कोट करती हूँ। जी वो इस तरह से है कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। जी पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी तो मैम। जो हौसले हौसले हैं ना, वो बहुत ज्यादा है। जी और जैसा आपने कहा, मेरा जो परिवार का सपोर्ट है, वो मेरे जो पापा है वो बहुत एम्बिशियस है। तो वो जी चाहते नहीं कि कोई कोई आराम से बैठे। तो जी वो मुझे कांस्टेंट एक मोटिवेशन देते हैं और मैं आगे बढ़ती जाती हूँ। और थोड़ा सा आप कह पाएंगे कि भगवान का भी कुछ ऐसा ही आशीर्वाद है कि जी चीजें होती जाती हैं। मैं सिर्फ सोचती हूँ और चीजें होती हैं। जी। बड़े अच्छे में उन्होंने बोला जी कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। पंख तो पता नहीं किस जी चीज के पास होते हैं, लेकिन हौसला होना चाहिए। और उसे आपने किया और पिताजी का आशीर्वाद आपके साथ में रहा, इसलिए आप अचीवमेंट पे अचीवमेंट करते चले गए। मैम, जी एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है। जी मैम, मेरा नेक्स्ट प्रश्न मैम बड़ा सिंपल सा प्रश्न तो नहीं है, लेकिन एक बड़ा ही साधारण सा प्रश्न भी है। ये बोला जाता जी है मैम जी कि आईएएस पीसीएस आमतौर से धारणा है, आप हिमाचल प्रदेश से हैं, तो मैं देखा हूँ जी पूरा उत्तर भारत में ये धारणा है कि आईएएस पीसीएस वो बनते हैं जिनको ईश्वर ऊपर से एक्स्ट्रा माइंड देकर भेजता है। ऐसी कुछ धारणा आमतौर से जनमानस में देखने को मिलती है। आपने जब सिविल सेवा की परीक्षा प्रारंभ की थी और आज पास करने के बाद आप पोस्ट पर भी कार्यरत हैं, आईआरएस हैं, आपको मैम सिविल सेवा परीक्षा कैसी लगती है? आपको वाकई में क्या है, मुश्किल लगती है? नहीं, मुझे सिविल सेवा परीक्षा कभी मुश्किल नहीं लगी। मुझे इनफैक्ट अभी तक जितनी मेरी जर्नी रही है, मुझे कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। मुझे जी ये लगता है कि हमारे सोचने की, हम जिस तरह से सोचते हैं, जी जिस तरह से हमारे मन में भावनाएं होती हैं, जी और जो हम अपने हौसले बांध के सोचते हैं कि हमें अब ये करना है, उसी जी तरह से हमारी डायरेक्शंस खुद बन जाती हैं, जो मुझे लगता है। मुझे कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं लगता। पहले लोग कहते थे पीएमटी, अभी पीएमटी भी बड़ा मुश्किल होता है। फिर हमने पीएमटी करके भी हमने शिमला से अपना मेडिकल बैकग्राउंड कंप्लीट किया। उसके बाद फिर जब मैंने अपने घर वालों के सामने प्रपोजल रखा कि मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, जी तो वो किसी ने अप्रूव नहीं किया। लेकिन जैसे जी मैंने बताया कि अगर मंजिलें जिद्दी हैं तो मेरे हौसले भी उतने ही जिद्दी हैं। मैंने एमडी का नहीं सोचा। मैंने जी इंटर्नशिप से ही अपना न्यूज़पेपर्स, करंट अफेयर्स स्टार्ट कर दिया था। और जी मैंने अपने मन में ठान लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है और मुझे एक बहुत बड़ा अफसर बनना है। क्योंकि मैं अपने बचपन से ही शुरू से सबसे वैसी चीजें मुझे कैच करती थी, जो जो पब्लिक में एक अट्रैक्शन होता है, और जी लोग आपको जो है वे एक होप से देखते हैं कि आप उनकी कुछ मदद कर सकते हैं। जी तो जब मैंने अपने एसडीएम के रूप में भी हिमाचल में काम किया, तो जी वो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब बहुत आपको अच्छा लगता है जब आप लोगों की मदद करते हैं। तो जी मेरा शुरू से ही एक ऐसा था, और अभी भी मैं यहाँ पे रुकने वाली नहीं हूँ।
अभी भी मेरे बहुत बड़ी-बड़ी जो है वो एम है। मैं अभी लोगों की बहुत सेवा करना चाहती हूँ। अब जी, वो किस तरह से करती हूँ, अभी प्रेज़ेंटली जो मेरे दिमाग में है, मैं एक 5वीं तक के बच्चों के लिए गाँव में एक स्कूल खोलना चाहती हूँ, क्योंकि जो इंग्लिश का एक बैरियर है, जी, वो बहुत बड़ा बैरियर है। मैंने देखा है 10वीं तक के भी गाँव के बच्चे एक इंग्लिश को समझ तक भी नहीं पाते। तो जी, मैं उनको जो है एक मंच प्रदान करना चाहती हूँ, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर है कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, आप इंग्लिश समझ सकते हैं, तो वो आपको बहुत आगे तक ले जाता है। जी। तो मैं इसी तरह से उन बच्चों के लिए अब कुछ करना चाहती हूँ और अब ये मैंने ठाना हुआ है और मुझे पता है ये हो जाएगा कभी ना कभी। मैम, हमारी तरफ से डायलॉग मंच की ओर से आपको बहुत शुभकामनाएँ कि आपने जो अपने लक्ष्य रखे हैं, आपको जल्दी प्राप्त हों और निश्चित रूप से कहा जाता है कि जब हम समाज सेवा के लिए और एक अच्छे कार्य के लिए लगते हैं, तो ईश्वर भी हमारी क्या करता है, सहायता करता है और आपके साथ तो पिताजी, जी, ईश्वर, सबका आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है मैम। तो हमारी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, जी, आप उसमें अचीव करें। मैम, एक प्रश्न मेरे मन थैंक में यू। उठा कि आप पहले एसडीएम के रूप में कार्यरत रहीं और आज आप आईआरएस जी, के रूप में कार्यरत हैं। तो इस जर्नी को भी जी। बताएँगे कि एसडीएम की जॉब छोड़कर हमने आईएएस की जॉइन किया और क्या यहाँ भी कुछ बातें हुई होंगी जो वाक़ई में हमारे व्यूअर्स को, एस्पिरेंट्स को वाक़ई में कुछ जानने को मिले? क्योंकि कई बार देखा जाता है कि हमें अगर अपना होम स्टेट मिल जाता है, तो होम स्टेट में भी हुँ, एक एसडीएम की पोस्ट मिल जाती है। तो अगर डीएम मिल जाए, एसपी मिल जाए तो स्टूडेंट्स सोचता है ठीक है यार हम उसको जॉइन कर लेते हैं। लेकिन आईएएस जी। जॉइन कर लेना तो मैम थोड़ा बताइए ताकि अभ्यर्थियों को जानकारी मिल सके इस बारे में कि भई हमको क्या करना चाहिए? जब मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो उस जी, वक़्त मेरे अंदर एक ख़ासियत है, मैं किसी भी जी, काम को बड़ा-छोटा नहीं समझती। और जी, मेरे पास चाहे जितने भी लोग हैं, मैं अभी भी अपने घर का काम करना खुद ही पसंद करती हूँ, खाना तो मैं खुद ही बनाती हूँ। तो जो एक हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है और जी, किसी भी काम को छोटा-बड़ा ना समझना, ये हमारे माँ-बाप ने हमको सिखाया और उसने हमें आज तक मदद कर रहा है। तो जब मैंने 2010 में तैयारी शुरू की, तो मुझे सिविल सेवा में जाना था, मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा था, लेकिन मुझे पता था मुझे बीच में बहुत दिक्कतें आएँगी जी, और जिस तरह से भी जो होगा तो मैंने अपने सारे एग्ज़ाम्स भरे। चाहे वो बैंक पीओ का एग्ज़ाम था, चाहे वो क्लर्क का एग्ज़ाम था। यू विल नॉट बिलीव मैंने एसएससी का स्टेनो का एग्ज़ाम भी दिया है। क्योंकि मुझे लगता है कोई एग्ज़ाम बड़ा-छोटा नहीं होता, वो मेरी लैंग्वेज को अपडेट करता है। जी, तो उसके बाद मैंने जो है फर्स्ट एग्ज़ाम मेरा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का क्लियर हुआ ओके, और फिर मैंने वहाँ पे जॉइन नहीं किया क्योंकि मेरा अपनी स्टेट में मैंने अपना स्टेट का एग्ज़ाम भी 2 बार क्रैक किया है। फर्स्ट ओके, टाइम मेरा उसमें 15th रैंक आया था, तो मुझे तहसीलदार मिला था। ओके, तो 1 ईयर मैं तहसीलदार रही हूँ और मैं तहसीलदार एज़ पोस्टेड भी रही हूँ नगरोटा में। तो मैं एक बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं क्योंकि हम लोग एक मिडल क्लास फैमिली से जब हम लोगों को ऐसी पावर मिलती है, तो हम लोगों का थोड़ा-सा शायद हम लोगों को लगता है कि हमें बहुत कुछ मिल गया। तो मैं एक बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर थी, मैंने वहाँ जाते ही बहुत सारे एन्क्रोचमेंट्स हटाए और अपने काम को लेकर मैं हमेशा से ही बहुत ऑनेस्ट रही हूँ, तो मैं बहुत मन से काम करती थी। तो जी, वहाँ पे भी हमें बहुत दिक्कतें आती थी क्योंकि जब आप बहुत ऑनेस्ट होते हैं, तो आप सोसाइटी में नहीं सर्वाइव कर सकते। जी, जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि जब मैं तहसीलदार के रूप में कार्यरत थी, जी, तो जो डॉक्यूमेंट राइटर्स थे, वो जी, डीसी जो है एक रेट्स निकालते हैं, जी, उसी हिसाब से आपको स्टैम्प पेपर लिखने के पैसे लेने होते हैं। लेकिन वो लोग क्या करते थे, वो हज़ारों में चार्ज करते थे लोगों से, जैसे उनको एक सेल डीड लिखनी है तो 7,000 10,000 तो ये बात मुझे पता लग गई। तो जी, मैंने उसके बाद उन पे कार्यवाही शुरू कर दी तो उस वजह से मुझे काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ी। मुझे लोकल एमएलए की भी बातें सुननी पड़ी कि आप तो हमारे वोट खराब करने आई हैं। लेकिन मैं फिर जो एक चीज़ आप पकड़ लेते हो फिर आपको पीछे नहीं हटना पड़ता। जी, तो फिर उसके बाद मैंने उस पे बहुत अच्छे से किया, मैंने वहाँ इलेक्शंस कराए और मुझे कराने का अवार्ड भी मिला। जी, उसके बाद फिर मैं एग्ज़ाम्स एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, मैंने एग्ज़ाम देते हुए जब मैं तहसीलदार सेलेक्ट हो गई, जी, मैंने एग्ज़ाम देते हुए कभी कोई छुट्टी नहीं ली दोबारा। मैं ओके, सिर्फ़ एक 7 दिन की 10 दिन की छुट्टी लेती थी जो एग्ज़ाम देने के लिए होता था। मैं अपने अपने टाइम को ऐसे मैनेज किया हुआ था जैसे शाम को मैं जाके 2 घंटे निकालती थी, सुबह मैं 2 घंटे निकालती थी। क्योंकि वो मेरा डिसिप्लिन था और मुझे लगता है वो सबके अंदर होना चाहिए। जो लोग कहते हैं क्योंकि जो मेरा प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन है वो मैं कर चुकी थी। 1 घंटा 1 साल मैंने पूरा प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन पे लगाया था, उसमें मैंने मेन्स प्रिपेयर किया था। तो जितने मेरे कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर हो चुके थे। उसके बाद सिर्फ़ मुझे उनको ब्रश अप करना होता था। जी, तो इस तरह से मुझे काम में भी बहुत परेशानियाँ रहती थी, पढ़ने का वक़्त का भी रहता था। लेकिन हम आगे बढ़ते गए, मैंने फिर दोबारा एचएएस का एग्ज़ाम दिया और मैंने टॉप किया। और उससे पहले मैंने यूपीएससी के बारे में सोचा भी नहीं था। तो मुझे जब मैंने यूपीएससी टॉप किया तो मुझे बहुत सारे लोगों ने सलाह दी कि आपको तो आईएएस में जाना चाहिए, आपको तो यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहिए। तो वैसे ही नोटिफ़िकेशन निकला हुआ था तो मैंने वो नोटिफ़िकेशन भी भर दिया एंड बाय गॉड ग्रेस मेरा प्रीलिम्स निकल गया। ओके, एंड मेंस भी फिर उसी साल निकल गया तो मैं ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज़ में सेलेक्ट हो गई। उसी तरह से ऑडिट एंड अकाउंट अकेडमी में भी जी, चीज़ें बहुत टफ होती हैं, आपको टाइम नहीं मिलता है। तो वहाँ रहते हुए भी मैं ना बिना रिविज़न के मैंने आईआरएस आईटी भी निकाल लिया। तो
उसके साथ साथ मैंने, जब मेरी फर्स्ट नौकरी तहसीलदार की लगी थी तो मेरे पास 13 जॉब्स थी। स्टेनो क्लर्क, बैंक पीओ, जी, और इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का। जी, तो मतलब वो, ये बड़ा छोटे से कुछ नहीं है, वो मुझे कॉन्फिडेंस देता है। आज मैं जिस तरह जी, से आपको बता रही हूँ, मेरे पास 13 नौकरियां थी, जी, तो वो बताने में आपको अच्छा लगता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है, और वो मेरी नॉलेज को अपग्रेड करता रहता है। जी, एंड टॉप मोर ओवर दैट, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं ली। मैं जी, पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी रीडिंग रूम में बैठती थी, वहां मुझे जी, अपने लाइक माइंडेड लोग मिले, हमने वहां बैठ के इकट्ठे से अपने प्रिपरेशन किया, और वहीं से मैं आगे बढ़ती गई। बस, और मैं सबको यही कहना चाहूंगी, ये सिर्फ सेल्फ डेडिकेशन, अपना डिसिप्लिन, सिर्फ उसी की वजह से पॉसिबल हो पाया है, जी। और मैम मैंने मैं कभी हार नहीं मानी। जी, मैम आपकी जर्नी सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जी आप एक खिलाड़ी की तरह, सचिन तेंदुलकर की तरह पिच पे जमे रहे और लगातार बॉल आती रही, कभी 1 रन के लिए, कभी 2 के लिए, कभी चौका, और लास्ट में फिर आपने छक्का लगा दिया। उस तरह से आप काम करते रहे। मैम एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि युवाओं को भी और सभी को, आपने जो टाइम मैनेज किया कि सुबह मॉर्निंग 2 बजे और शाम को फिर आप 2 घंटे निकालती थी, 4 घंटे आपने स्टडी किया। तो इसमें पूरा 4 घंटे, क्योंकि जी बोला जाता है कि सिविल सर्विस के लिए, यूपीएससी के लिए 8-8 घंटा, 10-10 घंटा पढ़ना होता है, और आपने 4 घंटा पढ़कर ही इस एग्ज़ाम को क्रैक किया और आईएएस, आईटी आज आप हैं। तो पूरा में जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने, जी, हाँ हाँ, जब मैंने शुरू में प्रिपरेशन किया था, तो मैंने 1 साल दिन रात बैठ के मेहनत की थी। ओके, 9 घंटे, 10 घंटे, मैं सुबह 6 बजे लाइब्रेरी जाती थी, कई बार मैं रात को 9 बजे भी लाइब्रेरी से लौटती थी। ओके। जब मैंने शुरू में जो अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड किए थे, उसने मुझे जी, थ्रू आउट बहुत हेल्प किया। जी, जी, तो उसके बाद मुझे इतना जरूरत नहीं पड़ती थी, और किसी को भी नहीं पड़ती। अगर आप होल हार्टेडली एक बार प्रिपरेशन करके 1 साल लगा लो, तो जी। आपको दोबारा फिर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हाँ, यानी कि एक बार आपने अब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर आप बस रिवीजन जी करेंगे, थोड़ा रिवीजन करेंगे, काम चलता रहेगा। मैम एक मन जी में जी उत्सुकता है फिर और उठ रही है मेरे अंदर, क्योंकि आपने किताब भी जी लिखी है, तो किताब लिखने के लिए भी आपने टाइम निकाला होगा, काम करने के लिए। जी तो दिनचर्या भी जी थोड़ी बताएँगे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ते हैं, कैसे करते हैं? क्योंकि ये भी बड़ा सिंपल सा, हालाँकि साधारण सा प्रश्न है, लेकिन युवाओं के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, उनको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि कई बार युवा कहते हैं कि हमको रात में पढ़ना चाहिए, 12 1 2-2 3 बजे तक पढ़ना चाहिए। एक सुबह, हालाँकि जी सबकी अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है, लेकिन आपने क्या जी। स्ट्रैटेजी अपनाई कि जो आप मॉर्निंग से लेके काम करती थी और पूरा दिन पढ़ते रहे, एनर्जी मेंटेन रहा, और आज भी हम देख रहे हैं वही एनर्जी से आप बात कर रही हैं कि जैसे मुझे लगता है आज से 10 साल पहले भी आप उस तरह से बात करते होंगे। तो ये एनर्जी क्योंकि मैं आपने आज भी मेंटेन। जी, क्योंकि मैं आज भी इतनी मेहनत कर रही हूँ ना, जी, इसलिए जी। मैं आर्टिकल्स अखबारों में रेगुलर लिखती हूँ। ओके, अभी भी मैं अभी मॉक इंटरव्यूज लेने जाती हूँ, तो उसके लिए मुझे भी जी, पढ़ना पड़ता है। तो जी, वो मुझे अच्छा लगता है, मतलब ये एक अच्छा लगने की बात है। और जहां तक टाइम मैनेजमेंट की बात है, जी, टाइम देखो सबके पास होता है। जी, सिर्फ बहाने, ये एक्सक्यूजेस होते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है। जो मुझे करना है, जो मुझे अच्छा लगता है, उस सबके लिए वक्त होता है। अब जी, जैसे मेरा यहाँ ऑफिस आने में ट्रैवलिंग का 1 घंटा जाता है, जी, तो वो उस 1 घंटे में भी मैं पढ़ती हूँ, मैं उसे ओके, टाइम वेस्ट नहीं करती। जी मैम, जब मुझे रात को भी अभी आज भी मैं 2 घंटे निकालती हूँ अपने लिए। उसमें मैं मैगजीन्स, अखबारें, और अभी भी मैं एक किताब लिख रही हूँ, मैं उसको अभी भी वक्त देती हूँ। चाहे मैं उसके 2 पन्ने लिखती हूँ, लेकिन मैं लिखती हूँ। और अभी भी मैं बहुत ज्यादा रीडिंग करती हूँ बुक्स में, बहुत ज्यादा नॉवेल्स पढ़ती हूँ। तो अभी मैं पिछले हफ्ते ही बैठ के काउंट कर रही थी, मैंने अभी तक 60 बुक्स पढ़ ली है, नॉवेल्स, विद इन 2 ईयर्स। जी। तो किसी ने वो मुझे खुशी देता है। जी, जी। किसी ने कहा भी है मैम जी कि अगर हम लोग कहते हैं हम बिज़ी हैं, तो वाक़ई में हम बिज़ी नहीं होते, हम अस्त-व्यस्त होते हैं। अगर हम अपने आप को जी थोड़ा मैनेज कर लें और एकदम डिसिप्लिन से जी अपने दिनचर्या को बनाएँ, तो आप सब कुछ कर जी। सकते हैं। तो वही मंत्र ये आपका सिर्फ मैं टाइम मैनेजमेंट की बात है, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, और आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या, क्या आपको जो है वो ड्राइव करता है, क्या फोर्सेस ड्राइव करती हैं। मुझे हमेशा अपने अपने पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स कहते हैं बहुत हो गया, अब तू आराम से बैठ, लेकिन स्टिल मुझे लगता है अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे उनके लिए करनी है। तो बस जी, मुझे वो एक ड्राइविंग फोर्स देता है। जी, जी। तो मैम जी एक प्रश्न मेरे मन में और उठ रहा है, क्योंकि मैम युवाओं के जी मन में भटकाव बहुत होता है। जैसे मान लीजिए, मैं एक छोटा-सा मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। नीरज चोपड़ा को देखा कि एथलीट में गोल्ड लेकर आए, तो मान लीजिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सिविल सर्विस की, मन में ख़्याल आएगा यार हम एक काम करते हैं, एथलीट बन जाते हैं। या फिर कि हम्म देखा कोई पॉलिटिशियन बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसकी खूब वाहवाही हो रही है, मीडिया में आ रहा है, तो मन होता है यार सिविल सर्विस को छोड़कर हम पॉलिटिशियन बन जाते हैं। इस प्रकार का भटकाव आपके मन में भी आया होगा जब आप इतने सारे एग्ज़ाम को पास आउट किए हैं, कि चलो यार ये कर लेते हैं, सिविल सर्विस को छोड़ो, कुछ और कर लेते हैं। ऐसा भटकाव नहीं हो कि एटलीस्ट में चले जाएँ या कहीं और चले जाएँ, किसी और क्षेत्र में चले जाएँ? क्योंकि स्टूडेंट हमेशा में देखते हैं, मोस्टली भटका रहता है। कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, तो ये भटकाव आपने कैसे शांत करा मन को? अब जैसे आपने कहा कि मुझे भी हुआ होगा कि मैं सिविल सर्विसेज छोड़ के कुछ और कर लूं, लेकिन नहीं, जब दृढ़ निश्चय से एक बार तैयारी शुरू की है, क्योंकि ये जी, प्रिपरेशन ऐसी है कि आपने एक बार इसे शुरू कर दिया,
तो आप जी, इसे जिंदगी भर नहीं छोड़ सकते। ये मतलब आपको बांध के रखती है, जैसे आज तक भी इसने हमको बांध के रखा हुआ है। तो जी, जब आप किसी चीज की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो आपको देखो एक दृढ़ निश्चय होना, और आपको पता होना चाहिए आप जिंदगी में चाहते क्या हो। अगर आपने जी, उसको देख लिया तो आप वो भी करना चाहते हो, तो दैट इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग। तो उसके लिए मैं एक संदेश ये देना चाहूंगी कि जब हम किसी को देखते हैं ना, किसी स्टार फिगर को, जी, फॉर एग्जाम्पल नीरज चोपड़ा को, तो उनको मत देखो, वो आप उनके पीछे की पहले मेहनत भी देखो। जी, उन्होंने 3 साल 4 साल बैठ के सिर्फ मेहनत की है, एक ऐसे गोल के लिए जो उनको पता है कि उस टाइम पे बहुत बहुत जो है वो इनडिसाइसिव होने वाला है। और जी, ये चीजें इतना इनडिसाइसिव होती है, नीरज चोपड़ा का जिस दिन मैच है, जी, उस दिन हो सकता है पिछले दिन उनको नींद भी ना आए। जी, तो ये सिर्फ एक दिन की गेम नहीं होती, इट इज अ जी, जी, गेम ऑफ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक बिल्कुल, साल 2 साल तो आपको अपने माइंड को उस तरह से ट्रेन करना है कि जी, ऐसा भी होगा तो अभी आपको ये नहीं छोड़ना है। और ये जी, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे लगता है पेरेंट्स की होती हैं कि अपने बच्चों को वो एक स्टेबल माइंडसेट को बनाने में हेल्प करें। जी, जी, इसके लिए योगा करें, मेडिटेशन करें। जब जी, हम उस स्टेज पे थे, हमें योगा मेडिटेशन बहुत बकवास चीज लगती थी, जी, लेकिन आज मुझे कोई बोले तो फर्स्ट चीज जो मैं सजेस्ट करती हूँ वो मैं योगा और मेडिटेशन ही सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि वो आपके माइंड को एक कामनेस, स्टेबिलिटी देता है। एंड मोर ओवर, जिस सिविल सर्विसेज की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट इज नॉट अ 1 स्टेज एग्जाम, ये 3 स्टेज एग्जाम है। हो सकता है जी, आप फर्स्ट स्टेज से बाहर चले जाओ, हो सकता है आप सेकंड स्टेज से बाहर चले जाओ, हो जी, सकता है थर्ड स्टेज से बाहर चले जाओ। जी, तो अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय नहीं होगा, तो किस तरह से फिर अपने आप को आप जो है वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और आपने जी, ये बात सुनी होगी कि एक ईंट को बनाने के लिए उसको तपना पड़ता है। तो एक जी, अच्छा इंसान बनने के लिए, एक लक्ष्य पाने के लिए इंसान को तपना पड़ता है। जब तक वो तपेगा नहीं, और तपना क्या है? पेशेंस रखना, वेट करना, और अच्छे से फिर भी डिस्पाइट फेलियर्स अच्छे से पढ़ते रहना, अपना पूरा जोश मेंटेन करना कि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। नहीं भी हुआ, तो जब मैं प्रिपरेशन करती थी, मैंने ये नहीं सोचा कभी कि मेरा सिलेक्शन होना ही होना चाहिए। जी, मैंने उस जर्नी को इतना एंजॉय किया कि अगर ये नहीं होगा तब भी मेरे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। देखो, मेरा जी, जीके वास्ट हो रहा है, मुझे अब पबेड मैंने रखा मेडिकल के बाद, तो पबेड से मुझे इतनी चीजें सीखने को मिली, लीडरशिप थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के बारे में। तो मुझे लगा ये मुझे कैसे भी हेल्प कर सकता है। मेरा वो नहीं होता तो मैं पब्लिक पॉलिसी में कहीं चली जाती। जी, तो लाइफ में अगर आप अपडेट रहें, बिकॉज लाइफ इज सिविल सर्विसेज इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। जी, ये आपको जो है एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसके थ्रू आप फिर कहीं भी पहुंच सकते हैं। जी, तो इस तरह का एक आपको सोचना है पहले अच्छे से। मैं बोलती हूँ अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा आप अपना सेल्फ इवेल्युएशन के लिए लगाएं, बिल्कुल, बिल्कुल, एक अपने लिए मोटिवेशन रखें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, बिल्कुल एंड सही बात है। नथिंग इज डिफिकल्ट, सिविल सर्विसेज इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। जब आप सिविल सर्विसेज में आओगे तो आपको लगेगा सीएम एंड पीएम इज मोर इम्पोर्टेंट देन यू। तो जी, इस तरह से लाइफ तो इज मतलब लाइफ के गोल्स आर एंडलेस। जी, तो बिल्कुल, आपको जो है स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, यू शुड नो वेयर यू आर फाइंडिंग सेटिस्फेक्शन। जी, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। सो भटकाव तो जरूरी है कि आप भटकाव भटकाव भी बहुत जरूरी है, लेकिन भटकाव के पीछे उस आदमी की मेहनत भी देखो। आज पीपल आर सीइंग मी हियर, बट दे शुड सी मी दी हार्ड वर्क। मेरी फैमिली ने जितना स्ट्रगल किया है, मैंने स्ट्रगल किया है, उसको भी देखना चाहिए। तो यू बिल्कुल, शुड हैव दैट विजन कि आप सब चीजें देखें। जी, मैम बड़ा अच्छा आपने जी, बताया। मैं तो 2 बातें मुझे बड़ी अच्छी मतलब लगी कि जो बहुत ही ज़्यादा मोटिव करेगी। एक तो सफलता जी, को आज को नहीं देखना, उसके पिछले संघर्ष को भी देखना है, कि उसने पता नहीं जी, कितना संघर्ष किया होगा। हम देखते हैं जी, टॉप कर गया कोई तो उसका पूरा 1 साल स्टडी किया, जैसे आपने स्टडी किया, तो वो भी एक संघर्ष देखना चाहिए, ना कि आज केवल सफलता को एक दिन की चकाचौंध को देखना चाहिए। और दूसरा लाइफ जी, में अपने गोल फिक्स करने चाहिए। नहीं तो भटकाव ठीक है, ज़रूरी है, करना भी चाहिए, लेकिन गोल फिक्स नहीं होंगे तो आप अपने आप को मन को अशांत रखेंगे। जी। वो इस तरह से ना, आप रास्ता भटक गए, आप जी, रास्ते जी। पे चल के आ जाओ, पर जी, फिर वापस वहां पे आके देखो कि आप ठीक रास्ते पे गए थे कि नहीं। जी, जी, बिल्कुल। इतना स्टेबिलिटी तो होना जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। मैम बड़ा अच्छा जी, लगा। मैम एक प्रश्न मेरे मन में उठा है क्योंकि अभी आपने कहा कि मैं मॉक की भी प्रिपरेशन कराती हूँ, मॉक भी लेती हूँ। तो मेरे जी, मन में क्वेश्चन उठ रहा है मैम कि ये साक्षात्कार की जो तैयारी है, चाहे वो हम लोग स्टेट पीएससी की बात करें या यूपीएससी की बात करें, कुछ खास बातें जी। जो साक्षात्कार में हर अभ्यर्थी को ध्यान रखनी चाहिए, ताकि उनको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिल सकें? देखिए, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, वो अपने बैठने की पोजीशन को लेकर, अपने हाथों की पोजीशन को लेकर जी, बहुत ज्यादा रहते हैं कॉशियस कि ये तो गलत हो रहा है, हम ऐसे नहीं, ऐसे बैठना चाहिए, हमारे पाँव फोल्ड नहीं है, हमारे पाँव ऐसे हैं। देखिए, वो चीजें कुछ हद तक मायने रखती हैं, लेकिन बहुत जी, ज्यादा 100% मायने नहीं रखती। वो जी, जस्ट 0.1% होल्ड करता है। जी, हमें जब इंटरव्यू के लिए आना है तो हमें कॉन्फिडेंस के साथ आना है। ओवर जी, कॉन्फिडेंस हमेशा गलत है। आपको कॉन्फिडेंस के साथ बैठना है, आपको कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देने हैं। जी, और वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं, वो कोई क्वेश्चन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड तो नहीं पूछेंगे।
वो क्वेश्चन आपने अपना ड्राफ्ट दे दिया, आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो चीजें आपने लिखी हैं, मेरा नाम शिखा है, वो मेरे से शिखा का मतलब पूछ लेंगे, जी, वो मुझसे मेरे एजुकेशन का कुछ बैकग्राउंड पूछ लेंगे, वो जी, अगर मैंने अपनी हॉबीज रीडिंग बुक्स लिख ली हैं तो वो बुक से कुछ पूछ लेंगे कि आपने कौन सी बुक रिसेंट पढ़ी और उससे आपको क्या सुनने को मिला, सीखने को मिला। मैंने पोइट्री लिखा है तो वो मुझसे एक पोइट्री पूछ लेंगे। इट इज वेरी सिंपल, यू नो, लाइफ इज वेरी सिंपल, हम उसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। वो जी, हमसे ज्यादा क्या पूछ लेंगे। तो जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम तैयारी करते हैं तो हमें यही तो अपने आप को इवेलुएट करना है। जी, आप हम जो भी पढ़ते हैं, मान लिया हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप उसको एडिट, जो आपने एडिटोरियल पढ़ा, आप उसको अपने मन में रिवाइज कीजिए कि जो आपने समझा वो एग्जैक्ट वही है। जी, तो साक्षात्कार में भी जो आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज हैं, जो आप रोजमर्रा में कर रहे हैं, वो आपको एक दिन जाके परफॉर्म करना है। आपकी सोशल सेंस कैसा है, आपका सोशल बिहेवियर कैसा है, आप कैसे एक्ट करते हैं, आप जी, कैसे जवाब देते हैं, या आपका नॉर्मल जो आप हम रोज कर रहे हैं वही आपको वहां जाके अपना प्रेजेंट करना है, या आपका प्रेजेंटेशन है, दैट्स इट, नथिंग न्यू इन इंटरव्यू। मैंने देखा है हम लोग भी बहुत परेशान होते थे, अब इंटरव्यू है 2 महीने रुकना पड़ गया, तो चेहरे मुरझा जाते थे, ये तो आ ही नहीं रहा, ये तो आ ही नहीं रहा। फिर अब जैसे शाम को इंटरव्यू पड़ गया यूपीएससी में, जी, नहीं आया, वो भी वहां जी, पे डिपेंड करता है। जैसे मेरा 5 बजे इंटरव्यू आया तो भी जी, परेशानी होने लगती है कि यार नंबर ही नहीं आ रहा, नंबर ही नहीं आ रहा। बट जी, फिर जब इस स्टेज पे आके देखते हैं ना तो ये चीजें बेसलेस है। आपको लगता है कि ऐसे ही जाके मैंने वहां पे बात कर ली होती तो मुझे ज्यादा मार्क्स मिल गए होते, जी, जी, क्योंकि जी, है तो एवरीवन इज ह्यूमन बीइंग। तो जी, सबको सब वैसा ही एक्सपेक्ट करेंगे, कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड तो आपसे एक्सपेक्ट करेगा नहीं। आपने बिल्कुल, यूपीएससी का मेंस क्लियर कर लिया तो आपसे वो इंटरव्यू में ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ लेगा। बिल्कुल सही बात है। यानी एक कि मूल कॉन्फिडेंस कैरी करना जरूरी है। कॉन्फिडेंट रहे और अपनी मूल प्रवृत्ति में रहे, जो आपको नेचर में दिया है। ज़्यादा कॉपी पेस्ट हाँ करना ना पड़े, बहुत परेशान होने से, जी, तो आपका मन शांत रहेगा, आप अच्छे से इंटरव्यू को फेस कर पाएँगे फिर। मैम ओवर द एक टाइम तैयारी कीजिए ना, ये नहीं कि मेंस का रिजल्ट आया 2 महीने बाद इंटरव्यू हुआ तो आप एकदम पैनिक हो गए कि अब तो मैं तो बोल ही नहीं सकता, मैंने तो कभी डिबेट्स में भी नहीं बोला। आप ओवर द टाइम जब आपने तैयारी शुरू की, आप अपने आप को वहीं से मोल्ड करना शुरू कीजिए कि जी, अब आपको, और जब आप फील्ड में जाएंगे, डीएम बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, आपको रोज जाके लोगों के सामने बोलना है, जी तब तो मैम, नहीं आप डरेंगे। जी, तो आप वैसे ही बोलिए। बिल्कुल, यानी कि शांत रहिए और जैसा आपको बोलना है तो उसमें निश्चिंत होके आप बोलिए, परेशान नहीं अपने मैम उठिए, आराम से पॉज लीजिए, बोलिए, उनको आंसर्स बताइए। वो तो जी, एज यूजुअल इंटरैक्शन है, जैसे हम इंटरैक्शन कर रहे हैं। देखो, जी, एवरीथिंग इज हियर, दिमाग में है सब कुछ। जी मैं मैम, सोचूंगी चीजें बहुत मुश्किल है तो बहुत मुश्किल है, मैं सोचूंगी चीजें नहीं होने वाली तो वो कभी नहीं होने वाली। बिल्कुल, बिल्कुल, तो इसी तरह से जिंदगी भी ऐसे ही है। जी। ज़िंदगी भी, जी साक्षात्कार भी, सब कुछ कि हमको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है और अपने आप को अच्छे से प्रेज़ेंट करना है, जो आप हैं, वो आप रखिए। मैम एक प्रश्न जी लास्ट अंतिम आपका समय लूँगा। मैम आपने जी जी हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो बुक लिखी है, उस पुस्तक के बारे में थोड़ा बात करना चाह रहा था। क्योंकि मैंने देखा हूँ कि हिमाचल के लिए उतनी बुक अवेलेबल नहीं है। आप फोकस ऑन द सिविल सर्विसेज़ के ऊपर। तो मैंने जैसे जी किताब को पूरी तो पढ़ नहीं पाया, समय नहीं मिला, लेकिन एक बार पढ़ूँगा तो फिर और अच्छे से आपसे बात करूँगा मैं। तो मैम जी आपने जो जी। किताब लिखी उसकी कुछ खास बात जो वाक़ई में हिमाचल प्रदेश के बच्चों को लाभकारी रहे, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टेट की? जैसे हम लोगों ने जब हिमाचल का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, हमें किताबें ही नहीं मिलती थी। वहाँ पे जी मैम, गिनी चुनी एक दो किताबें मिलती थी और एक बहुत मोटी किताब मिलती थी, बलोकड़ा। और जी, उसमें बहुत मिस्टेक्स होती थी। और जी, हिमाचल का जब आप एग्जाम देते हैं तो प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आएंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। ओके, तो वो बहुत उलझन होती थी ना, उनके आंसर्स मिलते थे ना क्वेश्चंस कभी सुने होते थे। जी, तो मतलब जो हिमाचल के क्वेश्चंस होते थे प्रीलिम एग्जाम्स में, वो सब जी, तुक्का होते थे सबके। ओके, बहुत ही कम लोग होते होंगे जिनको पता होता होगा, सब तुक्के लगाते हैं क्योंकि पता ही नहीं होते क्वेश्चंस। क्वेश्चन सुना ही पहली बार होता है, जी, ऑप्शंस तो भूल जाओ। जी, तो फिर मैंने वो सब चीजें, मैंने 2017 में मेरे दिमाग में आया, जब मैं थोड़ा फ्री हो गई, अब सिविल सर्विसेज के मेरे पास अटेम्प्ट्स नहीं रहे जी, और मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैंने सोचा कि अब कुछ किया जाए। तो जी, फिर मैंने सोचा एक किताब पहले लिखी जाए, जो हमने अपने कंसाइज नोट्स बनाए थे। तो मैंने 2017 से किताब लिखना शुरू की और वो 2020 में जाके खत्म हुई। ओके, तो वही, लेकिन मैंने उसे कभी बीच में छोड़ा नहीं, कभी एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, कभी दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। तो मैं कहना चाहूंगी कि वो किताब एक कॉम्प्रिहेंसिव किताब है और उसमें जी, मिस्टेक्स बहुत कम होंगी। और जब हम यहाँ वहां से डाटा कलेक्ट करते हैं कि हम इकोनॉमिक सर्वे से भी डाटा चाहिए, हिस्ट्री यहाँ से पढ़ ली, हिमाचल की एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री यहाँ से पढ़ ली, तो ये कंसोलिडेटेड बुक है एंड एवरीवन शुड गो थ्रू दिस बुक बिकॉज आई थिंक दिस वुड हेल्प पीपल इन मेनी वेज, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, हिमाचल के। ओके, तो ओके, ये किताब मैंने कंसाइज जीएस का, इसमें मैंने सब लिखा है, जैसे इकोनॉमिक्स का भी लिखा है, ज्योग्राफी लिखा है, हिमाचल से रिलेटेड हिस्ट्री लिखा है, हिमाचल से रिलेटेड टूरिज्म लिखा है, हिमाचल का इकोनॉमिक सर्वे के बारे में लिखा है। आई हैव गिवन एवरी स्टैट्स इन दिस बुक, लाइक एजुकेशन डाटा क्या है, हमारा एम्प्लॉयमेंट का डाटा क्या है, हमारा लिटरेसी का डाटा क्या है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कम है, जितना भी क्वेश्चन बेस्ड आता है उतना मैंने उसमें किताब में डाला है। तो आई थिंक एवरी वन शुड गो थ्रू दैट बुक।
जी एंड मैम। अभी तक उसके रिव्यूज काफी अच्छे चल रहे हैं, जी तो मैं बोलूंगी कि सबको पढ़नी चाहिए। मैं बिल्कुल मैम, मैं भी इसको लेके पढ़ूंगा एक बार, क्योंकि जानकारी जितनी अच्छा है तो उतना अच्छा रहता है। तो मैम पहले जी, तो आपको हम डायलॉग मंच की ओर से बहुत शुभकामनाएं देंगे कि आपने जो अपने दो थैंक लक्ष्य रखे हैं, आप अपनी किताब को जल्द से जल्द पूरा करें, दूसरी वाली किताब को, ताकि वो भी एस्पिरेंट्स को लाभकारी रहे, और जो आपने एक यू। विद्यालय स्कूल खोलने का टारगेट रखा है वो भी आपका पूरा हो। और मैम आपका डायलॉग मंच को समय देने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मैम मच, बस थैंक यू लास्ट सो में मच। एक लाइन में पूछना चाहूंगा, कोई मैसेज आपकी ओर से यूथ के लिए, ताकि यूथ उससे मोटिवेट रहे हमेशा, कोई लास्ट हाँ, मैसेज? मैंने ना एक विक्टर फ्रेंकल की एक किताब पढ़ी है, मैन सर्च फॉर मीनिंग। जी। तो उसमें एक लाइन है जो मेरी बहुत फेवरेट लाइन है। उसमें ये लिखा गया है कि दोज हु हैज अ वाई टू लिव कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। ओके। इसका मतलब ये है, जैसे जब हम लोग तैयारी करते थे हम बोलते थे अभी घर पे थोड़ा पैसों की कमी है, कोचिंग रहने देते हैं। फिर हम बोलते थे अभी एग्जाम रहने देते हैं, अभी घर में मेहमान बहुत हैं, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, अभी मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसे हर आदमी की लाइफ में होता है, जी सबके अपने अपने लाइफ के फैमिलीज में प्रॉब्लम्स हैं। जी ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सब जो चीजें हैं ये हमको होल्ड बैक करती हैं। तो मैं, अगर आपका लक्ष्य आपने बना लिया ना कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है और जी आपको वो अचीव करना है, तो इन छोटी छोटी हिंड्रेंसेस से आप बैकआउट मत कीजिए। आप इनको साथ लेकर अपनी प्रिपरेशन कीजिए और अपना जज्बा ऊंचा रखिए। उससे जो है आप जिंदगी का कोई भी मुकाम पा सकते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिन सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं उन्हीं सिचुएशन से मैं भी गुजरी हूँ, मेरे साथ वाले भी गुजरे हैं, और उन्हीं सिचुएशंस में रह के सबने एग्जाम्स क्लियर किए हैं, उन्हीं सिचुएशंस में रह के सबने जिंदगी में ऊंचाइयां पाई हैं। तो हम जी सोचेंगे कि लाइफ में सब ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा कर लूंगा, ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा कर लूंगा, तो वो ऐसा कभी नहीं होता। जो जैसा है ऐसे में ही अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, ऐसे में ही आप जिंदगी की सपने देखिए, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ अच्छा कभी नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम। आज से बेहतर कुछ भी नहीं है। जी मैम। मैम बड़ा शानदार, जी, मैं तो यही कहूंगा सबके लिए कि मैम ने बड़ा शानदार मैसेज दिया कि परिस्थितियों का रोना कमजोर लोग रोते हैं, जो जी, बहादुर होते हैं, वीर होते हैं, वो परिस्थितियां कैसी भी हों, माकूल हो या प्रतिकूल हो, उनमें अपना रास्ता जी, बनाए लेते हैं और वो लहरों को चीर कर दरिया पार कर ही जाते हैं।